अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोगों का टॉपिक है कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स भी कहते हैं क्योंकि ये जाके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और उसी की तरह काम करते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स भी कहते हैं। और दूसरी बात, इनका जो फंक्शन होता है वो एसिटाइल कोलिन की तरह होता है। जैसे एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी में जाके काम करते हैं ना, क्योंकि ये कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, तो एसिटाइल कोलिन वाला ही ये जो है इफेक्ट दे रहे होते हैं बॉडी में, उनका जो इफेक्ट होता है उसी की तरह काम करेंगे। दो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास कोलिनर्जिक, एक मस्कैरेनिक, दूसरे निकोटिनिक। मस्कैरेनिक जो है वो स्टिमुलेट करते हैं स्मूथ मसल्स को, उसके अलावा हार्ट रेट पे काम करेंगे तो हार्ट रेट को स्लो कर देंगे। इसके अलावा निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वो जब एक्टिवेट होते हैं तो वो अफेक्ट करते हैं स्केलेटल मसल्स को। बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो हमारे पास जो है ना नॉन सिलेक्टिवली दोनों रिसेप्टर्स पे काम कर रही होती है, मस्कैरेनिक और निकोटिनिक। और कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो सिर्फ जाके मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स पे काम करती है जबकि निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे काम नहीं करती। अब ये हमारे पास टोटल जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि मस्कैरेनिक रिसेप्टर की 5 फर्दर सब क्लासेस या टाइप्स हैं, M1, M2, M3, M4, M5। तो ये हमारे पास अब मुख्तलिफ जो क्लासेस हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। M1 नर्व्स पे होती हैं, M2 हार्ट नर्व्स स्मूथ मसल्स वगैरह पे हैं। इसके अलावा M3 जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं ग्लैंड, स्मूथ मसल, एंडोथीलियम। M4 CNS, M5 भी CNS। अब इसमें हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि M1, 3 और 5 जो भी ये वाले नंबर है ये हमारे पास स्टिमुलेटरी इफेक्ट देते हैं, जबकि M2 और M4 जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट देते हैं। इसके अलावा हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर में भी फर्दर मसल टाइप और न्यूरोनल टाइप थी। जो मसल टाइप है वो स्केलेटल मसल में मौजूद होते हैं और जो न्यूरोनल टाइप है वो CNS, पोस्ट गैंग्लियनिक सेल बॉडी, इनमें मौजूद होते हैं। कोलिनर्जिक एजेंट्स या जिन्हें हम कोलिनोमाइमेटिक्स भी कहते हैं, ये जो है एसिटाइल कोलिन की तरह इफेक्ट दे रहे होते हैं। अब इनकी फर्दर दो क्लासेस हैं, एक डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरे जो है इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या होगा कि डायरेक्टली ये जाके जो है ना कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के तौर पे काम करेंगे। मतलब जो इफेक्ट कोलिनर्जिक आ रहा होता है ना वो ये डायरेक्टली जाके दे रहे होते हैं। एसिटाइल कोलिन वाला इफेक्ट डायरेक्टली जाके देंगे टिश्यूज़ के साथ, या जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड होंगे। रिसेप्टर्स में बाइंडिंग के बाद जो है ना डायरेक्ट ये जो है उन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे और हमें जो है एसिटाइल कोलिन वाला इफेक्ट देंगे। तो एज अ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ये डायरेक्टली जाके काम कर रहे हैं। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है कि इनडायरेक्ट में ये एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज। अब कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम जो होता है ना वो एसिटाइल कोलिन को तोड़ रहा होता है। एसिटाइल कोलिन टूटेगा तो जाहिर सी बात है बॉडी में एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो ये जाके उस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। जब एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो एसिटाइल कोलिन टूटना बंद हो जाता है। एसिटाइल कोलिन टूटेगा नहीं तो उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये इनडायरेक्टली जाके एसिटाइल कोलिन वाला काम कर रहे होते हैं। मेजर यूजेस ये जो है स्टिमुलेट करता है ब्लैडर को, इसके अलावा GI टोन को स्टिमुलेट कर रहा होता है। प्यूपिल पे इसका इफेक्ट मायोसिस है उनको कंस्ट्रिक्ट करता है। इसके अलावा मस्कुलर ट्रांसमिशन भी बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की कुछ एग्जांपल्स। डायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास अब फर्दर आ जाती हैं मस्कैरेनिक एगोनिस्ट, निकोटिनिक एगोनिस्ट और मिक्स्ड एगोनिस्ट। मस्कैरेनिक एगोनिस्ट में फर्दर कोलिन ईस्टर्स हैं जैसे हमारे पास बिथेंकोल है। उसके अलावा अल्कलाइड्स में हमारे पास पाइलोकार्पिन है, मस्करीन है। और अल्कलाइड्स जो निकोटिनिक वाले हैं, निकोटिनिक एगोनिस्ट, उसमें हमारे पास लोबेलाइन है, निकोटीन है, DMPP है, डाईमिथाइल फिनाइल पाइप्राजीनियम। इसके अलावा मिक्स्ड में हमारे पास कोलिन ईस्टर्स हैं, एसिटाइल कोलिन आ गया, मिथाकोलिन आ गया या कार्बाकोल। इनडायरेक्ट वो जो जाके हमारे कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे थे, उसमें अब दो तरह के, एक रिवर्सिबल एगोनिस्ट है, दूसरे इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में हमारे पास क्वाटनरी अल्कोहल्स जैसे इड्रोफोनियम आ गया। इसके अलावा कार्बामेट ईस्टर, नियोस्टिगमिन, फाइजोस्टिगमिन, पारिडोस्टिगमिन वगैरह जितने भी आ गए। इसके अलावा इरिवर्सिबल एगोनिस्ट में हमारे पास आर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स आ गए, ठीक है, DFF। उसके अलावा आइसोथायोफेट, आइसोफ्लोरोफेट, ये जो है मुख्तलिफ हमारे पास आर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड इरिवर्सिबल है। डायरेक्ट एक्टिंग जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट माइमिक करते हैं एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट। ठीक है, डायरेक्टली ये जाके कोलिन रिसेप्टर से बाइंड हो गए, जो हमारे पास मस्कैरेनिक या निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं उन पे डायरेक्टली जो है जाके बाइंड होके इफेक्ट दिखाएंगे। जितने भी डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनका जो है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है एसिटाइल कोलिन के मुकाबले में। इसके अलावा इनकी जो है फर्दर दो ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन की जा सकती है, एंडोजीनियस कोलिन ईस्टर्स और नेचुरली अकरिंग अल्कलाइड्स। एंडोजीनियस कोलिन ईस्टर जिसमें हमारे पास एसिटाइल कोलिन आ जाता है, या सिंथेटिक ईस्टर्स जैसे हमारे पास कार्बाकोल, बिथेंकोल वगैरह थे। और नेचुरली अकरिंग अल्कलाइड्स में हमारे पास पाइलोकार्पिन था या निकोटीन वगैरह। अब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म देखें इनकी, तो कोलिन ईस्टर्स जो होते हैं ना वो पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं और पुअरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में।
क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। अब जो भी कोलिन ईस्टर्स आ गए वो सारे के सारे हाइड्रोफिलिक हैं, तो इसीलिए जो है एब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन की नेचर हमारी लाइपोफिलिक है, वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को इजीली क्रॉस नहीं होने देती, तो इसीलिए इनकी जो है एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सीएनएस के अंदर बहुत पुअर है। इसके अलावा जो है ना जीआई के अंदर ये सब के सब जो है हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, इसीलिए अगर ओरली दिए जाएँ तो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जाके हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। इसके अलावा कोलिन ईस्टरेज के मुकाबले ये जो है हाइड्रोलाइसिस इनकी अलग है, मतलब कोलिन ईस्टरेज को देखा जाए और इनको देखा जाए तो उनसे इनकी हाइड्रोलाइसिस बहुत डिफरेंट है। अब इफ़ेक्ट क्या आएगा डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग से? आई पे अगर ये काम करेगा तो आई की जो है स्फिंक्टर मसल पे काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन मायोसिस करा रहा होता है, सिलियरी मसल्स पे भी जो है ना कॉन्ट्रैक्शन कराएगा नियर वीएन के लिए। हार्ट पे अब मुख्तलिफ एरियाज़ में काम करता है, तो हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर रहा होता है, उसके अलावा कंट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ कर रहा होता है, कंडक्शन वेलोसिटी को, ठीक है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स पे अगर काम करेगा तो उनकी डायलेशन करा रहा होता है। लंग्स पे जब भी काम करेगा तो जो है ना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, और इसके अलावा जो वहाँ पे ग्लैंड्स हैं उनकी स्टिमुलेशन कराता है। जीआई ट्रैक्ट पे जो है मोटिलिटी इंक्रीज़ करता है, सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करता है, इसके अलावा स्फिंक्टर्स को भी रिलैक्स करता है। यूरिनरी ब्लैडर में जो है कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, डेट्रूसल मसल पे अगर ये काम करे, और इसके अलावा ट्राइगोन या स्फिंक्टर मसल पे काम करे तो रिलैक्स करता है। ग्लैंड्स में अगर देखें तो स्वीट या जो सलेवरी लैक्रिमल जितने भी हमारे पास ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस बढ़ाता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जब भी काम करेगा। एसिटाइल कोलिन जो है क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड है जो मेम्ब्रेन्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। थेराप्यूटिकली ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी एक्शन बहुत ज़्यादा है और रैपिड इनएक्टिवेशन हो जाती है इसकी कोलिन स्ट्रेसेस की वजह से, तो इसीलिए इसका थेराप्यूटिकली इतना यूज़ नहीं है। एसिटाइल कोलिन जो है वो दोनों रिसेप्टर पे काम करता है, मस्करेनिक एक्टिविटी भी है तो निकोटिनिक एक्टिविटी भी है। अब कौन से आर्गन पे इसका क्या इफेक्ट है एसिटाइल कोलिन का? हार्ट रेट को और कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज़ करता है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन हम देंगे आईवी तो वो जो है कार्डिक रेट को डिक्रीज़ कर देगा और स्ट्रोक वॉल्यूम को भी डिक्रीज़ कर देगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज़ करता है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन को हम इंजेक्ट करते हैं तो वो वेजो डायलेशन कराता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वेसल्स के ऊपर इसका इफेक्ट है वेजो डायलेटरी। जब वेजो डायलेशन कराएगा तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। इसके अलावा जो है एसिटाइल कोलिन एक्टिवेट करता है M3 रिसेप्टर को एंडोथेलियल सेल्स पे, ठीक है। जब M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा तो ब्लड वेसल्स, तो उसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में डिफ्यूज़ होती है और उसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन होती है और स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो जाती है। इसके अलावा जीआई ट्रैक्ट पे अगर हम देखें तो सलेवरी सिक्रीशंस को ये बढ़ा रहा होता है और इसके अलावा इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस और मोटिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है। लंग्स में ये क्या करता है कि ब्रोंकियल सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराएगा इसीलिए। इसके अलावा जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में एसिटाइल कोलिन जो है यूरिनेशन को बढ़ा रहा होता है। आइज़ पे अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो एसिटाइल कोलिन जो है सिलियरी मसल्स की स्टिमुलेशन कराता है। सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन जब स्टिमुलेट होगी तो कंस्ट्रिक्शन होगी प्यूपिल स्फिंक्टर की, तो अल्टीमेटली मायोसिस होगी, ठीक है, प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन की वजह से। एसिटाइल कोलिन जो 1% सॉल्यूशन होती है वो आई में इंस्टिल की जाती है जो ड्यूरिंग सर्जरी मायोसिस करनी होती है पेशेंट्स में, उसके लिए। सेकेंड हमारे पास है बिथेंकोल। बिथेंकोल जो है स्ट्रक्चरली एसिटाइल कोलिन की तरह ही है मगर ये सेलेक्टिव होता है मस्करेनिक रिसेप्टर से, ठीक है। तो ये एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट जो है उसको माइमिक तो करता है मगर मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे। ये जो है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम की वजह से हाइड्रोलाइज नहीं होता क्योंकि ये जो है ना हिस्ट्रीफाई होता है कार्बोमिक एसिड के साथ, तो इसीलिए जो है ना अल्दो ये मतलब हमारे पास इनएक्टिव तो होगा हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू, ये ईस्टरेसेस आके इस पर काम करेंगे तो उसी के थ्रू ये जो है हाइड्रोलाइज होगा, मगर एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज के थ्रू नहीं होता ये। इसके अलावा निकोटिनिक एक्शन इसमें नहीं है क्योंकि हमने कहा कि ये सिर्फ मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे काम करता है, तो इसमें जो मिथाइल ग्रुप की एडिशन हो गई उसकी वजह से ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर रहा होता, मगर मस्करेनिक एक्टिविटीज़ की स्ट्रॉन्ग है। मेजर एक्शन इसका स्मूथ मसल, ब्लैडर और जीआई ट्रैक्ट पे होता है। ड्यूरेशन इसका तकरीबन 1 घंटे। यूज़ इसका किया जाता है यूरिनरी रिटेंशन के लिए, एम्प्टी स्टमक पे अगर देंगे, ठीक है। अब कभी भी हम जो है इसको IM या IV नहीं देंगे क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है सर्कुलेटरी कोलैप्स, हाइपोटेंशन, शॉक में जा सकता है पेशेंट। अब यूरिनरी ब्लैडर पे इसका क्या एक्शन होता है, ये स्टिमुलेट करता है डेट्रूसल मसल को ब्लैडर की, और उसके अलावा जो है ट्राइगोन और स्फिंक्टर मसल को रिलैक्स करता है। इन इफेक्ट्स की वजह से जो है यूरिनेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए यूरिनरी रिटेंशन वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें इसका यूज़ होता है। जीआई ट्रैक्ट में बिथेंकोल जो है वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है मस्करेनिक रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से जो है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी और टोन बढ़ जाती है। थेराप्यूटिक एप्लीकेशन अगर हम देखें, यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बिथेंकोल यूज़ किया जाता है जो है एटोनिक ब्लैडर को स्टिमुलेट करने के लिए,
पर्टिकुलरली अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन है, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जनरली ऐसे ही जो है यूरिन की रिटेंशन हो गई है, तो उसके लिए जो है यूरिन पासेज के लिए बिथेंकोल का यूज़ किया जा सकता है। एडवर्स इफेक्ट बिथेंकोल जो है जनरलाइज कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन वाले इफेक्ट दे रहा होता है, जैसे स्वीटिंग हो गया, सलाइवेशन हो गया, फ्लशिंग, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा, नाजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह जो भी मतलब कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन के बाद इफेक्ट आ रहे होते हैं वो जनरली इफेक्ट दे रहा होता है। और एट्रोपिन सल्फेट को यूज़ किया जाता है, ये जो सीवियर कार्डियोवैस्कुलर या ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर रिस्पांस आ जाता है इस ड्रग की वजह से, क्योंकि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी इफेक्ट कर रही होती है, उनको जो है डिप्रेस करती है और इसके अलावा ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करा रही होती है। अगर ये इफेक्ट सीवियर हो जाए तो उसमें हम जो है एट्रोपिन सल्फेट यूज़ करते हैं। पाइलोकार्पिन ये अल्कलाइड है जो हमें मिलता है जाबोरेंदी के लीव से, पाइलोकार्पस माइक्रोफाइलस प्लांट का नाम है। अब अल्कलाइड पाइलोकार्पिन जो है वो स्टेबल है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस के अगेंस्ट, मतलब वो उसकी वजह से हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता। जब भी इसको हम एसिटाइल कोलिन से कंपेयर करें और उसके डेरिवेटिव से, तो ये बहुत कम पोटेंट है, मगर ये जो है अनचार्ज है तो इसीलिए CNS में पेनिट्रेट कर सकता है थेराप्यूटिक डोजेस के अंदर, ठीक है। पोटेंसी हम अगर इसकी देखें तो कम है हमारे पास, जो दूसरे हमारे पास एसिटाइल कोलिन के डेरिवेटिव्स थे, एसिटाइल कोलिन थे, मगर ये जो है अनचार्ज है तो उसकी वजह से CNS पेनिट्रेशन इसकी अच्छी है। पाइलोकार्पिन इसके अलावा मस्करेनिक एक्शन शो करता है। आइस पे अगर हम देखें तो टॉपिकली अगर आई पे ही अप्लाई किया जाए पाइलोकार्पिन तो रैपिड मायोसिस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा सिलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो VN जो है इसके अलावा फिक्स हो जाती है एक पर्टिकुलर जो है डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से वो जो है फोकस कर पाती है पाइलोकार्पिन की एडिशन की वजह से आई में। ये अगर हम फिगर से देखें तो अगर आई को ट्रीट किया गया पाइलोकार्पिन से तो वो मायोसिस हो जाती है, जबकि उसी में अगर हम एट्रोपिन डाल दें तो वो हमारे पास जो है माइड्रेसिस हो जाती है, डायलेशन हो जाती है प्यूपिल की। इसके अलावा सिक्रीशंस अगर देखें तो ये बहुत पोटेंट स्टिमुलेटर है सिक्रीशंस का, जैसे स्वीट, टीयर्स, सलाइवा वगैरह हो गए, सबकी सिक्रीशन बढ़ाता है, मगर इसका यूज़ बहुत लिमिटेड है क्योंकि सिलेक्टिविटी नहीं है इसकी। तो ये ड्रग जो है बेनिफिशियल है सलाइवेशन को प्रमोट करने के लिए, जो भी ज़ीरोस्टोमिया के पेशेंट होते हैं, ड्राई माउथ वाले पेशेंट, ठीक है, तो उनमें जो है ये यूज़ किया जा सकता है सलाइवा को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा सोजन सिंड्रोम जो है हमारे पास, वो भी मेनली उसमें ड्राई माउथ और लेक ऑफ टीयर्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो उसमें भी हम जो है ओरल पाइलोकार्पिन की टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं और सिवेमिलिन को यूज़ कर सकते हैं एज अ कोलिनर्जिक ड्रग, तो वो जो है ड्राई माउथ से भी ओवरकम कर लेगी और साथ साथ टीयर्स की भी स्टिमुलेशन करा देगी। थेराप्यूटिक यूज़ इन ग्लूकोमा, पाइलोकार्पिन जो है ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। ये इंट्रा आक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करती है, दोनों जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है या क्लोज एंगल ग्लूकोमा है, दोनों में ये जो है यूज़ की जाती है और इंट्रा आक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करती है। पाइलोकार्पिन जो है क्या करती है कि ये एक्वस ह्यूमर की जो ड्रेनेज है ना उसको बढ़ा देती है। जब एक्वस ह्यूमर ज़्यादा निकलने लगेगा, ड्रेन ज़्यादा होगा, तो अल्टीमेटली जो इंट्राक्यूलर जो आई के अंदर प्रेशर था वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर बनता ही उस एक्वस ह्यूमर की वजह से, वो पानी फिल्ड है तो ज़्यादा प्रेशर बन रही है, उसको निकाल देगा तो अल्टीमेटली प्रेशर कम हो जाता है। ये एक्शन जो है विद इन फ्यू मिनट्स स्टार्ट हो जाता है और 4 से 8 घंटे तक रहता है और उसके बाद हम इसको रिपीट कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट अगर हम देखें, पाइलोकार्पिन ब्लड वीएन कराता है, नाइट ब्लाइंडनेस, उसके अलावा ब्रो एक वगैरह करा रहा होता है। पॉइजनिंग अगर इस एजेंट से हो जाए तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी और साथ सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगी। ये इफ़ेक्ट जो है सिमिलर होता है जैसे पॉइजनस मशरूम खा लेना पेशेंट, उनमें भी यही इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं। तो इसके लिए हम ओवरकम करने के लिए या टॉक्सिसिटी को काउंटरैक्ट करने के लिए पेरेंटल एट्रोपिन देते हैं, वो इस इफ़ेक्ट्स को ओवरकम कर लेती है। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एंटी कोलिनिस्ट्रेज एजेंट्स जो ऐसी हमारे पास जो है ना कोलिनिस्ट्रेज एंजाइम्स को इनहिबिट कर रही थी। एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेज जाके एसिटाइल कोलिन को तोड़ रहा होता है एसीटेट और कोलिन के अंदर, तो जब एसिटाइल कोलिन टूट जाएगा एसीटेट और कोलिन में तो अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगा। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये जाके जो है एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, तो अल्टीमेटली एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन नहीं होती। जब डिग्रेडेशन नहीं होगी तो उसका जो है एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन साइनेप्टिक स्पेसिस के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी। स्पेस में जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो ये इसीलिए जो जितने भी कोलिनोसेप्टर होते हैं ना, सब पे जाके अपना रिस्पांस शो कर रही होती है ड्रग। रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज इनहिबिटर जो है क्लासिफाइड किए गए शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग। एड्रोफोनियम हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है, ये प्रो टाइप है शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज इनहिबिटर की। एड्रोफोनियम जो है रिवर्सिबली एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज से बाइंड होता है, तो क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज एंजाइम के साथ तो हमारी जो है ये ड्रग जाके बाइंड हो गई। जब एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज ही नहीं आएगा तो एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगी। ये जो है रैपिडली एब्जॉर्ब होता है और ड्यूरेशन इसका शॉर्ट है 10 से 20 मिनट, क्योंकि इसकी रीनल एलिमिनेशन बहुत तेज़ है। ये यूज़ किया जाता है मिस्थेनिया ग्रेविस की जो है डायग्नोसिस के लिए भी।
सेकेंड है हमारे पास फाइजोस्टिगमिन। फाइजोस्टिगमिन इंटरमीडिएट एक्टिंग एजेंट है। ये एक नाइट्रोजीनियस कार्बामिक एसिड है, टर्शरी अमाइन, जो हमें नेचुरली प्लांट से मिल रहा होता है। ये जाके एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज के साथ बाइंड हो जाता है, एक इंटरमीडिएट बना लेता है, ठीक है। उसके लिए ये एक सबस्ट्रेट है। जैसे ये जाके एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज के साथ इंटरमीडिएट बनाएगा तो वो एंजाइम हमारा इनहिबिट हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। तो अल्टीमेटली जो है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज के इनहिबिट होने की वजह से एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगी, तो थ्रू आउट द बॉडी कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट एक्टिंग एजेंट कहते हैं। इसके अलावा फाइजोस्टिगमिन जो है वो CNS के अंदर भी स्टिमुलेट कर सकता है, वहाँ पे पेनिट्रेट करके CNS को भी स्टिमुलेट कर देगा। नियोस्टिगमिन ये सिंथेटिक कंपाउंड है, कार्बामिक एसिड ईस्टर। ये भी रिवर्सिबली इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को, जिस तरह हमारे पास फाइजोस्टिगमिन इनहिबिट कर रहा था। एक्शंस इसके अगर हम देखें तो ये जो है पुअरली एब्जॉर्ब होता है GI ट्रैक्ट के अंदर, और जो है CNS में भी इंटर नहीं करता। इसका जो इफेक्ट स्केलेटल मसल पे है ना, वो एज़ कम्पेयर टू फाइजोस्टिगमिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी को स्टिमुलेट कर सकता है। और नियोस्टिगमिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हम अगर देखें तो 30 मिनट से 2 आवर्स तक है, तो इसीलिए ये जो है इंटरमीडिएट क्लास में आता है। थेराप्यूटिक यूजेस अगर हम इसके देखें तो ये ब्लैडर और GI ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करता है। उसके अलावा एज एंटीडोट भी यूज़ किया जाता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के अगेंस्ट। नियोस्टिगमिन इसके अलावा जो है मास्थेनिया ग्रेविस के सिम्टम्स को भी मैनेज करने में इस्तेमाल होता है। एडवर्स इफेक्ट जनरलाइज कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन कराता है, तो उसकी वजह से सेलिवेशन, उसके अलावा फ्लशिंग, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करना, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ये सारे के सारे जो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन की वजह से इफेक्ट्स आ रहे होते हैं वो सब आएंगे इसी में। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो इरिवर्सिबल है, हमारे पास एक नंबर ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स हैं जो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज से कोवेलेंटली बाइंड हो सकते हैं। इनकी वजह से जो है ना लॉन्ग लास्टिंग इंक्रीज़ हो जाएगा एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी में, क्योंकि वो जो है इरिवर्सिबल मैनर में बाइंड हो रहे होते हैं। मगर जो ये ज़्यादातर ड्रग है टॉक्सिक है, इसी वजह से जो है ना यूज़ भी नहीं किए जाते इतने ज़्यादा, और ये जो है मिलिट्री ने एज अ नर्व एजेंट इनको डेवलप किया है। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं जैसे पैराथायोन, मेलाथायोन वगैरह, वो एज अ इंसेक्टिसाइड्स हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे।